गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम 20 अगस्त 1917 को मिस्टर मॉन्टेस्क्यू, जो भारत मंत्री थे, उनके द्वारा एक घोषणा की जाती है जिसमें वे कहते हैं कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है और उत्तरदायी शासन की स्थापना क्रमिक विकास के द्वारा ही संभव है। 1919 का अधिनियम इस मॉन्टेस्क्यू घोषणा को लागू करने की दिशा में ही प्रथम चरण था। इस अधिनियम की प्रस्तावना क्या थी उसके बारे में हम बात करते हैं। इस अधिनियम की प्रस्तावना में ये कहा गया कि ब्रिटिश भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अखंड भाग रहेगा। ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना संसद की घोषित नीति का लक्ष्य है। उत्तरदायी शासन धीरे धीरे ही स्थापित किया जा सकता है और उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए दो बातें की जाएगी। पहली बात तो ये कि प्रशासन की हर शाखा में अधिक से अधिक भारतीयों को लिया जाएगा और दूसरा, स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाएगा। अर्थात जो स्वशासी संस्थाएं हैं, जो प्रशासन है, उनमें धीरे धीरे सुधार करके उनमें अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि 1919 के अधिनियम के प्रमुख लक्षण क्या थे। सबसे पहला है, प्रांतों में आंशिक रूप से आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। देखिए, 1919 के अधिनियम का ये सबसे प्रमुख लक्षण था कि 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। इसे हम दोहरा शासन भी कहते हैं। इससे क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय ये है कि प्रांतों के शासन को दो भागों में बांटा गया। एक था रक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। ठीक है। अब जो रक्षित विषय थे वो सौंपे गए कार्यकारिणी परिषद को। कार्यकारिणी परिषद गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होती थी और इस पर व्यवस्थापिका का कोई नियंत्रण नहीं होता था। दूसरी तरफ जो हस्तांतरित विषय थे वे सौंपे गए लोकप्रिय मंत्रियों को। मंत्री जो थे ये व्यवस्थापिका में से चुने जाते थे और व्यवस्थापिका के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। अर्थात प्रांतों के शासन को दो भागों में बांटा गया और प्रांतों के शासन को इस दो भागों में बांटने की व्यवस्था को ही दोहरा शासन या द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई, जो कि 1919 के अधिनियम का सबसे मुख्य लक्षण था। दूसरा है, प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को सम्मिलित करना। प्रांतों की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भी भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई। जैसे मद्रास, बम्बई और बंगाल, यहाँ पर जो रक्षित सदस्य थे, 4 सदस्य रक्षित थे, उनमें से दो भारतीय होंगे, ये व्यवस्था की गई। इसी तरह जो बाकी के 6 प्रांत थे जहाँ पर कि रक्षित सदस्य 2 थे, वहाँ कहा गया कि 1 भारतीय सदस्य होगा। ये जो सदस्य होते थे इनकी नियुक्ति भारत मंत्री की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट करता था। तीसरा है, प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई और सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 140 और कम से कम 60, ये व्यवस्था की गई।
इनमें से 80% सदस्य निर्वाचित होते थे। सरकारी सदस्यों की संख्या 20% से अधिक नहीं हो सकती थी और शेष दो 10% सदस्य थे वो गैर सरकारी सदस्य होते थे। इन गैर सरकारी सदस्यों को गवर्नर के द्वारा मनोनीत किया जाता था। इस प्रकार जो विधानसभाएं थी उनके स्वरूप को लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास किया गया। निर्वाचित सदस्यों का बहुमत उसमें रखा गया और उनके अधिकारों में वृद्धि की गई। नेक्स्ट है केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। केंद्रीय शासन को व्यवस्थापिका या विधानमंडल के प्रभाव से मुक्त रखा गया। हालांकि व्यवस्थापिका सभा का विस्तार किया गया, उसके अधिकार बढ़ाए गए, लेकिन गवर्नर जनरल को कुछ ऐसे विशेषाधिकार दिए गए थे जिनका प्रयोग वह व्यवस्थापिका की सहमति के बिना भी कर सकता था। अर्थात केंद्र में पूर्व की भांति ही अनुत्तरदायी शासन बना रहा। नेक्स्ट है केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति करना। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में भी कुछ सुधार किए गए और क्या सुधार किए गए इसमें इनकी हम बात करते हैं। तो पहली बात तो ये कि कार्यकारिणी पर संख्या संबंधी प्रतिबंध हटा दिया गया। दूसरी बात, भारतीय उच्च न्यायालय के उन वकीलों को जिन्हें कार्य करते हुए 10 वर्ष हो चुके हैं उन्हें परिषद का लॉ मेंबर होने के योग्य ठहराया गया और तेज बहादुर सप्रू पहले भारतीय लॉ सदस्य हुए। तीसरी बात, कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। तो इस तरीके से कार्यकारिणी परिषद में भी सुधार के कुछ प्रयास किए गए। नेक्स्ट है द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय। देखिए, पहले जो व्यवस्थापिका थी केंद्र में वो एक सदनात्मक थी, लेकिन इस अधिनियम द्वारा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका बनाई गई। इनके नाम रखे, इनके दोनों सदनों के नाम थे। पहले सदन का नाम रखा गया केंद्रीय विधानसभा और दूसरे का नाम था राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा में 143 सदस्य होते थे, जिनमें से 103 का चुनाव होता था और बाकी मनोनीत होते थे। मनोनीत सदस्यों में 25 सरकारी होते थे और 15 गैर सरकारी होते थे। राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे, जिनमें से 33 का चुनाव होता था और 27 गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। नेक्स्ट है भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी। देखिए, मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भारतीय शासन पर होम गवर्नमेंट के नियंत्रण में कमी की जाए और उसका प्रयास इस अधिनियम के द्वारा भी किया गया। यद्यपि भारत मंत्री के अधिकारों में कोई कमी नहीं की गई, लेकिन ये परंपरा विकसित करने का प्रयास किया गया कि यदि किसी विषय के बारे में गवर्नर जनरल और केंद्रीय व्यवस्थापिका परस्पर सहमत है तो गृह सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। नेक्स्ट है भारत परिषद में परिवर्तन। भारत परिषद के गठन में भी परिवर्तन किए गए और कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। परिषद का कार्यकाल 7 वर्ष से कम करके 5 वर्ष कम कर दिया गया। परिषद के कार्य संचालन के नियमों में भी कुछ परिवर्तन किए गए। नेक्स्ट है केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण। 1919 के अधिनियम द्वारा विकेंद्रीकरण को अपनाने का प्रयास किया गया। प्रांतों को पहली बार ऋण लेने और कर लगाने का अधिकार दिया गया, अर्थात प्रशासन और राजस्व के कुछ विषय केंद्र सरकार के नियंत्रण से हटाकर प्रांतीय सरकार के नियंत्रण में दिए गए। नेक्स्ट है शक्ति विभाजन। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति विभाजन भी किया गया। वे विषय जिनका संबंध संपूर्ण भारत से था केंद्र के अधीन रखे गए और जो विषय प्रांतीय हितों से संबंधित थे उन्हें प्रांतों के अंतर्गत रखा गया। केंद्र के अंतर्गत कौन कौन से विषय थे? वैदेशिक विषय, सेना, रेल, डाकतार, आयकर, मुद्रा टंकन, व्यापार, जहाजरानी, चुंगी, दीवानी और फौजदारी कानून, ये केंद्र के अधिकार में थे। और प्रांतीय अधिकार में कौन से थे? प्रांतीय अधिकार में थे स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक कार्य, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा,
सिंचाई, अकाल पीड़ित सहायता, राजस्व कर, कृषि, जंगल, जेल व पुलिस, न्याय व्यवस्था। तो ये वे विषय थे जो प्रांतों के अधिकार में थे। नेक्स्ट है निर्वाचन तथा मताधिकार। इस अधिनियम ने प्रत्यक्ष निर्वाचन का सूत्रपात किया और मताधिकार को बढ़ाया। भारत की लगभग 10% जनता को मताधिकार दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा न केवल मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लागू रखी गई, बल्कि सिखों के लिए, यूरोपियंस के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए और भारतीय ईसाइयों के लिए भी सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। नेक्स्ट है नरेश मंडल की स्थापना। मांटफोर्ड रिपोर्ट में नरेश मंडल की स्थापना का सुझाव दिया गया था। तो नरेश मंडल की स्थापना इस अधिनियम द्वारा की गई। 8 फरवरी 1921 दिल्ली में नरेश मंडल की स्थापना की गई। इस मंडल में कुल 121 सदस्य थे। इस मंडल का प्रधान वायसराय था और ये मंडल एक तरह से परामर्शदात्री सभा के समान था। और लास्ट इसकी विशेषता है संक्रमणकालीन उपाय। 1919 का जो अधिनियम था वो वास्तव में एक संक्रमणकालीन उपाय था, एक अल्पकालीन उपाय था। जैसा कि मिस्टर मॉन्टेग्यू ने भी कहा था कि यह तो अंतरकालीन उपाय है। भारत पर ब्रिटिश संसद द्वारा शासन और भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन के बीच यह एक प्रकार का पुल है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 1919 का जो अधिनियम था उसके मुख्य लक्षण क्या थे। सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी 1919 के अधिनियम की वो थी इस अधिनियम द्वारा लागू किया गया दोहरा शासन या प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन। क्योंकि एक तरीके से यह पहली बार हुआ था कि शासन करने का कुछ अधिकार, चाहे वो प्रांतों में मिला हो, पूर्ण रूप से ना मिला हो, लेकिन कुछ विषय ऐसे भी थे जो कि मंत्रियों के हाथ में सौंपे गए। वे मंत्री जो कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे, व्यवस्थापिका में से चुने जाते थे। तो हम कह सकते हैं कि 1919 के अधिनियम द्वारा पहली बार आंशिक रूप से ही सही उत्तरदायी शासन की स्थापना प्रारंभ हुई। तो ये इस अधिनियम का मुख्य बिंदु थे जो आज हमने देखे। थैंक यू।